हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी के कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने जो है चैप्टर 6 हमारा जो था वो कंप्लीट कर लिया था। इस बुक का जो चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि जो था अबाउट दी रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसके बाद आप लोगों की बुक में एक दिया हुआ है चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो आपके कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर बात की गई है। हालांकि वो ठीक है बुक में दिया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा एज सच इंपॉर्टेंट वो इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें जो है वो पुरानी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इस तरीके के जो एनवायरमेंटल इश्यूज वगैरह है वो जनरली वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं जो पिछले 1-1.5 साल में रहे हो एक न्यूज़ वगैरह में, ठीक है ना। मतलब जो करंट अफेयर्स का एक पार्ट रहे हो, या आप कह सकते हैं जो करंट सिनेरियो का एक पार्ट रहे हो। तो इसलिए उस चैप्टर को हम लोग जो है ऑल टुगेदर यहाँ पर पूरी तरीके से स्किप करेंगे इस कोर्स में, और उस तरीके के जो भी इश्यूज वगैरह हाल ही के दिनों में या पिछले कुछ समय में जो है वो न्यूज़ वगैरह में चर्चा में रहे होंगे, उनको जो है कवर किया जाएगा, ठीक है। उनको हम लोग आगे जाके कवर करेंगे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स। लेकिन फिलहाल के लिए उस चैप्टर को जो है चैप्टर नंबर 7 को एज सच पढ़ना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक। तो फिलहाल हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 से अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज अबाउट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी चीज का आप कहें एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, और कितना असर पड़ेगा उसी का एक आंकलन जिसको कहते हैं, असेसमेंट जिसको कहते हैं, वो करेगा इस चैप्टर के थ्रू, ठीक है। अब देखते हैं ये पूरा का पूरा जो EIA होता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, ये क्या चीज है, इसको किस तरीके से ये काम करती है। तो चैप्टर थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसलिए इसको हम मल्टीपल पार्ट्स में लेकर चलेंगे। पार्ट 1 के साथ अपना डिस्कशन जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको सारे के सारे चैप्टर्स के साथ साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे वीडियोस के साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट कि आप लोग अपनी जो पूरी की पूरी सब्जेक्ट की तैयारी है वो हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाके आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट चैप्टर 8 पार्ट 1 के साथ। देखिए यहां पर लिखा गया है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट has been the cornerstones of the policies and procedures governing the industrial and other development activities in India, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी यहां पर, मतलब इंडिया में जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की या फिर और किसी भी तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात की जाती है, या ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं जिससे इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल और बाकी कुछ और तरीके का डेवलपमेंट होने की बात यहां पर होती है, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है फोकस हमेशा से ही रहता है, ठीक। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। और कोई भी चीज आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी तरीके के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, किसी प्रकार के इंडस्ट्री के सेटअप करने की हम बात कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट के ऊपर उसका जो है असर होगा, ठीक है, असर होगा। और उस असर को किस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है, ठीक है, या जो उसका आप कह सकते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट है, उसको किस तरीके से मिनिमाइज करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम किसी और तरीके का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भी इस तरीके से होना चाहिए कि दे बिकम सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम सिर्फ अपना ही ध्यान रखते हुए, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन का ही ध्यान रखते हुए चीजों का यूज करें, यूटिलाइज करें, ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरे करने के साथ साथ हम आने वाली पीढ़ी की, द कमिंग जनरेशन की भी जरूरतों का ध्यान रखें। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है।
तो यानी कि यहां पर इसका मतलब यह है कि कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या बाकी और किसी प्रकार के अगर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को लेकर कोई पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं, कोई प्रोसीजर्स अगर बनाए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमेशा ही ध्यान में रखा जाता है। तो जरूरत क्या है EIA की, दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत क्या है, देखते हैं। एवरी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हैज सम इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, ये बात यहां पर लिखी गई है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है, हालांकि नेचुरल एक्टिविटीज का भी जो है वो एनवायरमेंट के ऊपर असर तो होता है, जैसे मान लीजिए कभी साइक्लोन आ गया, ठीक है, कभी एक्सेसिव रेनफॉल हो गई, कभी फ्लड हो गया, तो दे आर नेचुरल एक्टिविटीज। ठीक है, तो एनवायरमेंट का के ऊपर असर तो उनका भी होता है, लेकिन हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का। ठीक है, क्योंकि एज सच आप कह सकते हैं कि नेचुरल एक्टिविटीज से अगर कुछ इस तरीके का हार्मफुल हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं, उससे हम बचाव के तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते। ठीक है ना, ऐसा कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई फ्लडिंग आ रही है, तो फ्लडिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन फ्लडिंग से या साइक्लोन से किस तरीके से बचना है वो हम जरूर देख सकते हैं। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो मैन मेड एक्टिविटीज है, नॉन नेचुरल एक्टिविटीज है, उसका असर तो हम ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंट के ऊपर कंट्रोल कर ही सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिविटीज हमारे द्वारा ही की जा रही है। ठीक है, मोर ऑफन इट इज हार्मफुल टू द एनवायरमेंट देन बिनाइन, यानी कि जितनी भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उनका एनवायरमेंट के ऊपर असर पड़ता है, और ज्यादातर जो है वो एनवायरमेंट के लिए कैसी है, हार्मफुल है, नुकसानदायक है। बिनाइन तो कम है, बिनाइन मतलब होना है सौम्य होना, कि एनवायरमेंट के ऊपर हमारी जो एक्टिविटीज है उससे एनवायरमेंट में कोई सौम्यता नहीं आ रही है, बल्कि क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान ही पहुंच रहा है। हाउएवर mankind as it is developed today cannot live without taking up these activities for its food security and other needs। लेकिन अगर हम कहें कि हम एनवायरमेंटल के लिए मतलब हम कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। आज की डेट में जो हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके लिए हमें इस तरीके की एक्टिविटीज करनी जरूरी है, ताकि हमें फूड प्रोवाइड हो सके, हमें सिक्योरिटी मिल सके, हमारी बाकी जरूरतें पूरी हो सके। तो इसलिए जरूरत किस चीज की है, देयर इज अ नीड टू हार्मोनाइज डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विद द एनवायरमेंटल कंसर्न। इसलिए हम लोग क्या करें कि जो अपनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है और उसको और जो एनवायरमेंट के जो कंसर्न्स है उनके साथ एक हार्मनी बना के चले, एक कह सकते हैं एक अच्छा रिलेशन बना के चले, ताकि हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी हो जाए और एनवायरमेंट को भी नुकसान ज्यादा ना पहुंचे। ठीक, इट इज डिजायरेबल टू इंश्योर दैट द डेवलपमेंट ऑप्शंस अंडर कंसिडरेशन आर सस्टेनेबल। मैं वही बताया कि हमें यह इंश्योर करना जरूरी है, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जितने भी डेवलपमेंटल ऑप्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हो, दे आर सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब वही बात है कि सिर्फ हमारे लिए ही ना हो, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये सही हो। ठीक, इन डूइंग सो एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस मस्ट बी कैरेक्टराइज्ड अर्ली इन द प्रोजेक्ट साइकिल एंड अकाउंटेड फॉर इन द प्रोजेक्ट डिजाइन। ठीक है, तो अब जो डेवलपमेंटल ऑप्शंस हमारे हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं है, उनको कैसे इंश्योर करेंगे, उसके लिए एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस जो है उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग प्रोजेक्ट साइकिल में पहले ही कैरेक्टराइज कर ले। यानी कि जब भी अगर हम कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट क्या हो सकता है, मान लीजिए हम कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, एक्चुअलाइज करने से पहले उसको हम पहले ही देख ले कि इसका एनवायरमेंट पर क्या क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, क्या क्या असर होंगे। ठीक है, और फिर इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसको हम अपने प्रोजेक्ट डिजाइन में इंक्लूड करें। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी हो जाएंगी और साथ ही साथ एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की अगर हम बात करें तो इज वन ऑफ द टूल्स अवेलेबल विद द प्लानर्स टू अचीव द गोल ऑफ हार्मोनाइजिंग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज विद द एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, यही बात है कि जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और एनवायरमेंटल कंसर्न्स के बीच में एक हार्मनी बनाने वाली बात है, उसी को लेकर एक टूल है EIA, दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। EIA क्या करता है, EIA इंटीग्रेट्स द एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज राइट एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग फॉर प्रिपेयरिंग द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, यानी कि जिस समय हम किसी प्रोजेक्ट की या किसी भी इस तरीके की डेवलपमेंटल एक्टिविटी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना रहे होंगे, उस समय से ही हम ये देखेंगे कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स का क्या होगा, मतलब एनवायरमेंट को क्या इससे नुकसान पहुंचेगा, हमारी एक्टिविटीज से क्या होगा, वो सारा का सारा हम राइट फ्रॉम द फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिस समय बनाएंगे प्रोजेक्ट की, उस समय से ही चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि हमें कोई प्रोजेक्ट है, हमने वो प्रोजेक्ट लगा दिया, पूरा प्रोजेक्ट बन गया
उसके बाद हम उसके इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर बोल रहे हैं कि अच्छा इससे एनवायरनमेंट से ये नुकसान हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, तो फिर उस चीज़ को आप बंद अगर करेंगे तो आपकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगी है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, मैन पावर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी होंगी। तो एक बार प्रोजेक्ट बन जाने के बाद ये सब चीज़ों का मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि असेसमेंट जो है वो उतना ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, अगर आप असेसमेंट वगैरह कर रहे हैं तो वो जिस समय आप प्रोजेक्ट लगाने की बात कर रहे हैं उस समय ही होनी चाहिए। ठीक, इन डूइंग सो इट कैन एनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड मिटिगेशन मेजर्स इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के साथ, और वो भी कब, शुरुआत में जिस समय फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन रही है उस समय ही, तो उस समय हम क्या करेंगे, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स होंगे और जो मिटिगेशन मेजर्स है, मिटिगेशन मेजर्स मतलब अगर एनवायरनमेंट को कोई नुकसान पहुंच भी रहा है तो उससे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करवाएगा कौन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि EIA। ठीक, EIA कैन ऑफन प्रिवेंट फ्यूचर लाइबिलिटीज और एक्सपेंसिव ऑल्टरेशंस इन प्रोजेक्ट डिजाइन। अब इससे बेसिकली ये भी हो सकता है कि फ्यूचर लाइबिलिटीज और जो एक्सपेंसिव ऑल्टरेशंस है उससे हम बच जाएं। फ्यूचर लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि बाद में हमें कुछ चीज़ों को, जिसको कहते हैं कि कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो बहुत भारी बाद में जो कीमत चुकानी पड़ेगी उससे बच जाए। ठीक है, या फिर अगर हम मान लीजिए प्रोजेक्ट हमारा कोई बनने लग गया, सपोज करिए कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट है, हम उसको बनाना शुरू कर दिया और आधे प्रोजेक्ट के बाद हमें पता लगता है कि जो चीज़ हम जिस डायरेक्शन में कर रहे थे, जो स्टेप्स हम लेने वाले थे, उससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अब हमें मान लीजिए अपना कोई स्टेप चेंज करना है, कोई प्रोसेस अपना चेंज करना है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई प्रोसेस ऐसा जो एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा फ्रेंडली है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब हो सकता है कि हर प्रोजेक्ट की कोई एक कॉस्ट फिक्स होती है। ठीक, अब आप अगर एक्सपेंसिव ऑल्टरेशंस की तरफ जाएंगे, यानी कि आप एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर अपनाएंगे, वो स्टेप लेंगे, तो फिर हो सकता है कि प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट है उस पर असर पड़े। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट जिसका है, जो उससे संबंधित है, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर असर पड़े। तो इन सब चीज़ों को जो है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के थ्रू हम लोग पहले ही क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि चीज़ें किस तरीके से रहेंगी। ठीक, EIA का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू फोरसी द एनवायरमेंट पोटेंशियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स that would arise out of the proposed development and address them in the project's planning and design stage। ठीक है, EIA का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि पोटेंशियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अभी हुई नहीं है लेकिन जो हो सकती है। ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उससे एनवायरमेंट को क्या नुकसान पहुंच सकता है, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको एक तरीके से फोरसी करना, यानी कि उसको पहले से ही उसका एक तरीके से देखना, उसको आकलन करना। ठीक है, यानी कि जो हमारा प्रपोज डेवलपमेंट है उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है उसको पहले ही देखना और उसको प्रोजेक्ट की प्लानिंग और डिजाइन स्टेज में ही क्या करना, एड्रेस करना या फिर उसको इशू को क्लियर करना, सो दैट कि आगे आने वाले समय में ये जो पोटेंशियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी ये एक्चुअल में हो ना जाए। ठीक है, EIA और जो EMP है, दैट इज एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, इसको भी आगे जाके देखेंगे, ये बेसिकली EIA का ही एक स्टेप है। शुड असिस्ट द प्लानर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस by identifying the key impacts, issues and formulating the mitigation measures। तो ये EIA और जो EMP है, ये जो प्लानर्स हैं, यानी कि जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको किस मामले में सहायता करेगा, असिस्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और कैसे, बाय आइडेंटिफाइंग द की इंपैक्ट्स एंड इश्यूज, कि क्या क्या मुख्य ऐसे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ऐसे असर हो सकते हैं, इंपैक्ट्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि उनकी पहचान कर सकते हैं, और साथ ही साथ मिटिगेशन मेजर्स बना सकते हैं कि अच्छा मान लीजिए कोई ऐसा असर होगा, कुछ ऐसा इंपैक्ट होगा, तो उससे हम किस तरीके से बचेंगे, उसके बचाव के जो तरीके हैं वो भी यहां पर फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज टेकन सेवरल पॉलिसी इनिशिएटिव्स एंड इनेक्टेड एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल लेजिस्लेशंस टू प्रिवेंट indiscriminate exploitation of natural resources and to promote integration of environmental concerns in developmental projects। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, इसने इस तरीके के काफी ज्यादा पॉलिसीज बनाई हुई है। ठीक है, और इस तरीके के एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन कंट्रोल संबंधी लेजिस्लेशन, यानी कि लॉ भी बनाए हैं, एक्ट वगैरह बनाए हैं, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके, और साथ ही साथ डेवलप एनवायरमेंटल कंसर्न्स को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के साथ क्या किया जा सके, इंटीग्रेट
किया जा सके। मतलब कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अगर हो रहा है तो उस पर एनवायरनमेंट को भी ध्यान दिया जाए, उसमें एनवायरनमेंट का ध्यान दिया जाए कि एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। ये सारा काम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके का इन्हीं का एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था ऑन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स 1994 अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो चीजें ये है। पहली बात तो ये है कि जो ये EIA है, दैट इज एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, ये किसके द्वारा नोटिफाई किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। सबसे पहली बार आया था 1994 में। उसके बाद हालांकि इसके कुछ अमेंडमेंट्स हैं। जो रीसेंट अमेंडमेंट इसका हुआ है, मतलब जो अभी वैलिड चल रहा है, वो है 2006 का, उसको भी हम देखेंगे। और आगे जाके अभी इसी साल 2020 में इसका एक अमेंडमेंट की बात और की गई है जिसका ड्राफ्ट अभी आया हुआ है, हालांकि वो अमेंडमेंट अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। 2020 का ड्राफ्ट आया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये किसके प्रोविजंस के अंतर्गत है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ EPA 1986, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसके प्रोविजंस के अंतर्गत ये है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पर ये थोड़ा सा एक फिगर आप लोगों की बुक से ही लिया गया है, इसमें क्या दिया है देखिए, इसको फिगर के मदद से समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए ये एनवायरमेंट है, ठीक है। ऑन दी वाई एक्सिस वी आर शोइंग एनवायरमेंट, एक्स एक्सिस में हम लोग दिखा रहे हैं टाइम, कि अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता, ठीक है, तो एनवायरमेंट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट स्टेटस विदाउट प्रोजेक्ट, यानी कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, जिस समय आगे को बढ़ रहा है टाइम, ठीक है। और ये वाली जो आप लाइन देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एज इट इज बनी हुई है, ये कब है, जब प्रोजेक्ट कोई भी नहीं है तब, ठीक है, विदाउट एनी प्रोजेक्ट। अब इसके बाद यहां पर एक पॉइंट आता है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, स्टार्ट होगा, ठीक है। अब जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है, आप ये वाला फेज देखिए, जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक ये वाली लाइन जो है स्ट्रेट बनी हुई है, यानी कि तब तक एनवायरनमेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। अब उसके बाद जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो एनवायरनमेंट पर थोड़ा बहुत असर पड़ना शुरू होगा, और एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, दिस इज बेसिकली आप कह सकते हैं, ये एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो कह सकते हैं, ठीक है। ये धीमे धीमे क्या होगी, प्रोजेक्ट के साथ साथ, समय बढ़ने के साथ साथ ये डिग्रेड होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो पहले इस लेवल पर प्रोजेक्ट होता, अगर एनवायरनमेंट होता, अगर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था तब, और प्रोजेक्ट के साथ साथ वो इतना नीचे आ गया, यानी कि ये जो लेंथ हुई है, या आप कह सकते हैं इतना जो डिग्रेडेशन हुआ है किसका, एनवायरनमेंट का, ड्यू टू दिस प्रोजेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल कंडीशन में विदाउट EIA। अब अगर हम EIA का यूज करते हैं तो वहां पर क्या होगा, देखिए सेम चीज है, विदाउट प्रोजेक्ट वाली लाइन तो आपकी अभी भी यही बनी हुई है, अगर प्रोजेक्ट नहीं होता तो ऐसी नॉर्मल चलती रहती समय के साथ साथ, ठीक है। दिस इज टाइम, टाइम आपको दिख रहा है फिर से, एक्स एक्सिस में एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स, या एनवायरमेंटल की जो क्वालिटी है वो वाई एक्सिस में बनी हुई है। अब अगर प्रोजेक्ट विदाउट EIA होता, जो पिछली कंडीशन थी वो ये थी, ठीक है, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट आ जाता। अब अगर प्रोजेक्ट जो है वो EIA के साथ हुआ है, तो यानी कि अब हमारी लाइन कौन सी आ गई है, ये, क्यों, क्योंकि अब क्या हुआ है, हमारा जो नुकसान है वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ग्रीन कलर से दिखाता हूं, ये देखिए नुकसान जो है वो थोड़ा सा क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक। तो यानी कि इतना जो बीच का ये गैप था, ठीक है, कौन सा गैप था, ये वाला, देखिए अब इतना ही गैप रह गया। पहले अगर आप देखते तो गैप बहुत बड़ा था, ठीक है, पहले गैप बहुत बड़ा था, अब वो जो गैप है थोड़ा सा क्या हो गया है, कम हो गया, यानी कि एनवायरनमेंट में अब सिर्फ इतना सा ही नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और वो किसकी वजह से हुआ है, EIA की वजह से, क्योंकि हमने क्या करा, हमने पहले ही जो पोटेंशियल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती थी उसको पहले ही एड्रेस कर लिया, उसको देख लिया। तो इन सब चीजों की वजह से क्या है कि जो एनवायरनमेंट के स्टेटस पे जो असर था, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी का डिग्रेडेशन था, वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। या आप एक तरीके से कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा डिले हो गया। अब आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन यहां तक हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा कि इस लाइन तक आ जाएगा, जैसे जैसे लाइन आगे को बढ़ेगी होगा, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम के बाद होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि एनवायरमेंट, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पर आप देखते हैं, तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या करेगा, आपका स्टेटस जो है, एनवायरमेंटल स्टेटस जो है, या जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स की जो कंडीशन है उसको कम डिग्रेड कर रहा है, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर आप बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि यहां पर अगर आप बात करते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर,
तो यहाँ पर आप देखिए अगर विदाउट EIA होता तो हम यहाँ पहुंच चुके होते, यानी कि हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इतना ज्यादा हो गया होता, ठीक है, इस लेवल पर। लेकिन EIA यूज करने की वजह से हम सिर्फ यहीं तक गिरे, ठीक। नॉर्मल कंडीशन ये थी, यहां से हम सिर्फ इतना ही गिरे, अदरवाइज हम यहां तक गिर जाते हैं, ठीक है। इतना गिर सकते थे लेकिन हम सिर्फ इतना ही गिरे। अब अगर हम बात करें कि इस लेवल पर भी हम पहुंच सकते हैं, अगर हम EIA यूज कर रहे हैं तो क्या हम इस लेवल पर कभी नहीं पहुंचेंगे? हम बिल्कुल इस लेवल पर पहुंच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समय के फिर बाद होगा। यानी कि ऐसे करके लाइन जब आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि यहां पर जाकर हम इस टाइम पर, यानी कि जो हम टाइम T1 पर पहुंच जाते हैं वो अब हम टाइम T2 पर पहुंचेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं T2 जो है वो T1 से काफी बड़ा है, ठीक। तो यहां पर 2 पॉइंट हो सकते हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को यूज करने से अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो एनवायरमेंटल स्टेटस का जो डिग्रेडेशन है वो कम हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि EIA जो है वो एनवायरमेंटल स्टेटस के डिग्रेडेशन को डिले करता है। डिले कैसे कर रहा है? अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो डिग्रेडेशन तो होगा, यहां तक भी होगा, इससे नीचे भी होगा, ठीक है, लेकिन बहुत समय के बाद होगा, यानी कि उसको हम डिले भी कर सकते हैं, ठीक। ये आई होप कि ये जो चीजें यहां पर फिगर आप लोगों की बुक में दिया गया है उससे आप ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर हम बात करें तो EIA यूज करने की वजह से इंपैक्ट जो है वो कम है, एडवर्स इंपैक्ट, और साथ ही साथ अगर हम EIA यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, या जो हमारा इंपैक्ट है वो क्या हो रहा है, डिलेड हो रहा है, वो काफी लंबे समय के बाद भी हो रहा है, ठीक। आई होप कि ये चीजें जो है आप यहां से क्लियरली समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं EIA की एक पूरी की पूरी साइकिल होती है, इसका प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से इसको करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम चीज नहीं है, पूरा का पूरा एक प्रोसीजर होता है। देखते हैं कैसे है। द EIA प्रोसेस इन इंडिया इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग फेजेस। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है स्क्रीनिंग, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन से पॉइंट्स जो है वो EIA प्रोसीजर का या EIA साइकिल का पार्ट है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, इसका आप एक जो ऑर्डर है वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इसी ऑर्डर में होते हैं। सबसे पहला स्क्रीनिंग, देन वी हैव स्कोपिंग, थर्ड इज योर बेसलाइन डेटा कलेक्शन, फोर्थ इज इंपैक्ट प्रेडिक्शन, फिफ्थ इज assessment of alternatives, delineation of mitigation measures and environmental impact statement। इसके बाद है पब्लिक हियरिंग, फिर है EMP इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, फिर है डिसीजन मेकिंग, और फिर है मॉनिटरिंग द क्लियरेंस कंडीशंस। तो ये पॉइंट्स इसी तरीके से आप लोगों को जो है याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों की बुक में नहीं दी गई है, ये है कि लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से किन किन मामलों में या किन किन प्रोजेक्ट्स में आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना जरूरी है। ये बेसिकली जो EIA नोटिफिकेशन 1994 है उसी के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपको लिखा गया है पोर्ट्स, हार्बर, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनरीज बनाने के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगर आपको कोई प्लांट लगाना है, पेस्टिसाइड का कोई प्लांट लगाना है, तो इन सब चीजों से संबंधित अगर कोई भी काम हो रहा है तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है वो जरूरी रहेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट वगैरह है वो याद रख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जा सकता है कि पोर्ट्स, हार्बर्स और एयरपोर्ट्स, ठीक है, क्या इनको बनाने के लिए क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए कि जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर जो चीजें दी गई है, हाईवे प्रोजेक्ट्स, ठीक है, सिंथेटिक रबर का कुछ है, या फिर बल्क ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स, इस तरह की चीजें जो है आप थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों की बुक में नहीं है, ये अलग से मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां पर दी है, ठीक। इसके बाद हम लोग जो है एक एक जो साइकिल के प्रोसीजर है, एक एक स्टेप है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? स्क्रीनिंग इज डन टू सी वेदर अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस एज पर द स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशंस। स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि क्या प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत है या नहीं है, दैट इज स्क्रीनिंग, ठीक। स्क्रीनिंग किसके बेस्ड है? स्क्रीनिंग के आधार देखिए, स्केल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहली चीज तो यह है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, निवेश कितना बड़ा है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट क्या है, लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट क्या है, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स स्टैट्यूटरी एनवायरमेंटल क्लियरेंस ओनली इफ द प्रोविजन ऑफ EIA नोटिफिकेशन एंड और वन और मोर स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कवर इट, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखेगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत तभी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ये दिखाया। अब जैसे ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट है इनमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और बाकी कुछ और भी ऐसे माइनर
कुछ नोटिफिकेशंस है EPA 1986 के अंतर्गत, अगर कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एक्टिविटी अगर उसको उसके अंतर्गत आती है, ठीक है, उसको वो एक्ट जो है वो उसको अगर कवर करता है, तब उसके लिए क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्लियरेंस की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी वो देखना किसका काम है, वो स्टेप कहां पर देखा जाएगा, स्क्रीनिंग में। ठीक है, इसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज स्कोपिंग। अब देखिए इसमें क्या है, स्कोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटेलिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ EIA। टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर अगर आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो किससे करेंगे, किसी दूसरी चीज से करेंगे, जो एक बेंचमार्क होगा, एक स्टैंडर्ड होगा। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है नथिंग बट दोज स्टैंडर्ड्स आप कह सकते हैं, ठीक है, जिससे आप कंपेयर करेंगे चीजों को, या आप कह सकते हैं कि आपके बेंचमार्क डेटा। ठीक है, दैट इज योर टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस की डिटेलिंग करना कि क्या होगा टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह, वो किसका कौन सा स्टेप है, स्कोपिंग, ध्यान रखेंगे। ठीक, इट हैज टू बी डन बाय द कंसल्टेंट इन कंसल्टेशन विद द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट एंड गाइडेंस इफ नीड बी फ्रॉम द इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसके कंसल्टेशन के साथ होगा, और अगर जरूरत पड़ती है तो इंपैक्ट असेसमेंट एजेंसी की गाइडेंस में भी ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हो, उनको डिटेल किया जा सकता है। ठीक, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, इसने सेक्टर वाइज कुछ गाइडलाइंस जो है बना रखी है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिनको बोला जाता है, विच आउटलाइंस द सिग्निफिकेंट इश्यूज विच हैज टू बी एड्रेस्ड इन द EIA स्टडीज। ठीक है, तो ये बेसिकली एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की जो मिनिस्ट्री है, इसने इस तरीके के कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स ऑफ रेफरेंस या गाइडलाइन जो है वो पहले से ही पब्लिश कर रखे हैं। ठीक है, क्वांटिफिएबल impacts are to be assessed on the basis of magnitude, prevalence, frequency and duration, and non-quantifiable impacts जैसे कि aesthetic और recreational value significance is commonly determined through the socio-economic criteria। अब ये quantifiable impacts मतलब ऐसा impact जिसको आप quantity में measure कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री सेटअप करी, उससे कितना पॉल्यूशन होगा, अब उस पॉल्यूशन को आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफिएबल है। ठीक है, तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसकी प्रिवेलेंस कितनी रहेगी, ठीक है, नहीं कितनी देर तक वो चीज प्रिवेल करेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ड्यूरेशन क्या रहेगा, ये सारे के सारे जो बेसिस है, इनके आधार पर हम क्वांटिफिएबल इंपैक्ट्स को एसेस करेंगे। और जो नॉन क्वांटिफिएबल इंपैक्ट्स है, जैसे कि एस्थेटिक मतलब कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, या उसकी रिक्रिएशनल वैल्यू कितनी है, या उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है, उसको हम बेसिकली कैसे डिटरमाइन करेंगे, या कैसे हम उसको एसेस करेंगे, थ्रू दी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरियाज। ठीक, इसके बाद आफ्टर द एरियाज वेयर द प्रोजेक्ट कुड हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आर आइडेंटिफाइड, द बेसलाइन स्टेटस ऑफ दीज शुड बी मॉनिटर्ड। यानी कि एक बार हमने ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए जहां पर प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है, कुछ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसे एरियाज हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि इस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि इन एरियाज पे नुकसान पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए हमने अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाई है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, तो हमने देख लिया कि अच्छा इससे एयर पोल्यूशन हो सकता है, इससे वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, इससे नॉइज पोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये एरियाज हो गए। अब इन एरियाज के बाद हमने क्या करना है, इन एरियाज का जो बेसलाइन स्टेटस है उसको मॉनिटर करना है। ठीक, एंड देन द लाइकली चेंजेस इन दीज ऑन अकाउंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट शुड बी प्रेडिक्टेड। अब उसके बाद हमने देख लिया कि अच्छा एनवायरमेंट मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं वाटर लेवल है, या आप कह सकते हैं वाटर पॉल्यूशन है। तो हमने देखा कि अच्छा अगर हम इस नदी के पास कोई इस तरीके की फैक्ट्री लगाएंगे तो यहां पर हमें ये नुकसान हो सकते हैं। हमने एक नुकसान देखा कि वाटर का पॉल्यूशन हो सकता है जो नदी बह रही है इस पर। अब हमने देखा कि अच्छा इस नदी पर पहले से ही कितना पॉल्यूशन है, उसका हमने एक डेटा हमारे पास रहेगा। ठीक है, वो होगा बेसिकली बेसलाइन डेटा। अब उस बेसलाइन डेटा के साथ हम क्या करेंगे, हम एक प्रेडिक्शन करेंगे कि अच्छा हम एक फैक्ट्री यहां पर लगाएंगे, इससे इतना हमारा जो है प्रोडक्शन होगा, इतनी मशीन्स वगैरह चलेंगी, इतना हमारा इससे वेस्ट डिस्पोजल होगा, इससे हमारा इतना ज्यादा क्या होगा पॉल्यूशन वगैरह होगा। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, उससे कंपेयर करेंगे या मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा काम किसमें होगा, स्कोपिंग में। इसके बाद जो अगला होगा दैट विल बी बेसलाइन डेटा। बेसलाइन डेटा डिस्क्राइब्स द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल स्टेटस ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टडी एरिया। वही मैंने आपको बताया कि यह स्टडी आइडेंटिफाइड स्टडी एरिया, जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि कोई नदी है। अब उस नदी का एनवायरमेंटल स्टेटस कैसा है, उसका जो डेटा रहेगा, एग्जिस्टिंग जो डेटा रहेगा दैट इज नोन एज बेसलाइन डेटा। ठीक, द साइट स्पेसिफिक प्राइमरी डेटा शुड बी मॉनिटर्ड फॉर द आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स
एंड सप्लीमेंटेड बाय सेकेंडरी डेटा इफ अवेलेबल। ठीक है, जो साइट स्पेसिफिक प्राइमरी डेटा है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा हमें, और साथ ही साथ अगर कोई जरूरत पड़ती है तो सेकेंडरी डेटा को भी उसको सप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपैक्ट प्रेडिक्शन की, मतलब अब हमें यह देखना है कि इंपैक्ट कितना ज्यादा होगा, यानी कि हमने कोई फैक्ट्री लगाई है तो उससे कितना ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा। इम्पैक्ट प्रेडिक्शन इज अ वे ऑफ मैपिंग द एनवायरमेंटल consequences ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट्स ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे उसके जो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स है उसका एनवायरमेंटल के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर कुछ हमारे जो अगर हम कभी कुछ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव्स लाना चाहते हैं, तो उसका भी एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। बेसिकली हम एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है उसको कभी भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। प्रेडिक्शन कैन बी 80%, 90%, 99% करेक्ट, बट 100% तो करेक्ट नहीं हो सकता प्रेडिक्शन, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल वो क्या है, हम एक फ्यूचर को चीज़ों को लेकर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब प्रेडिक्शन में हम कुछ चीज़ें जो है एज्यूम करते हैं। अब हो सकता है कि जब वाकई में प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस समय प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो वो उस तरीके से 100% आइडियल कंडीशंस ना रहे। ठीक है ना, तो इसलिए किसी भी इंपैक्ट को हम क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड दिस इज ऑल द मोर रीजन टू कंसिडर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स एंड टेक ऑल पॉसिबल प्रिकॉशंस फॉर रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स हैं सभी को कंसिडर करना है, और साथ ही साथ पॉसिबल प्रिकॉशन, जितने भी पॉसिबल प्रिकॉशन हो सकते हैं अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, ठीक है, अनिश्चितता को कम करने के लिए, वो यहां पर लिए जाने चाहिए। कुछ फॉलोइंग इंपैक्ट्स यहां पर जैसे दिखाए हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एयर की, हवा में क्या असर होगा, देखिए चेंजेस इन द एम्बिएंट लेवल्स एंड ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशंस ड्यू टू टोटल एमिशंस फ्रॉम पॉइंट, लाइन एंड एरिया सोर्सेज। ठीक है, जो हमारे पॉल्यूशन के सोर्स हैं, जैसे कि पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, एरिया सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब एक ही सोर्स है, लाइन सोर्स मतलब आपका जो एक लाइन से आपके सोर्स निकल रहे हैं। ठीक है, एरिया सोर्स मतलब एक छोटा सा कोई क्लस्टर एरिया है, वहां पर से इस तरीके के पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो भी यहां से पॉल्यूशन हो रहा है उससे एम्बिएंट लेवल पर और ग्राउंड लेवल पर कितना ज्यादा चेंज आया है, वो एयर पे आपका इंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉइल पर, मटेरियल, वेजिटेशन और ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ा है। नॉइस की अगर हम बात करते हैं तो एम्बिएंट लेवल में कितना चेंज हुआ है, कैसे, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट्स है, अब कोई इंडस्ट्री वगैरह लग रही है तो उसमें इक्विपमेंट्स होंगे, मशीनरी वगैरह होगी। ठीक है, उससे जो नॉइज जनरेट हो रही है, व्हीकल्स चल रहे हैं तो उनके मूवमेंट से कितनी ज़्यादा नॉइज वगैरह हो रही है। साथ ही साथ उसका असर वहाँ की जो फौना है, फौना मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, उस पर, जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ेगा। वाटर की अगर हम बात करते हैं तो कितना वाटर अवेलेबल है, कंपीटिंग जो यूजर्स हैं उनके लिए कितना पानी अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कितना सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सलाइन वाटर का कितना इनग्रेस हो रहा है। इनग्रेस मतलब होता है एंट्री। ठीक है, लैंड की अगर हम बात करते हैं तो लैंड यूज में क्या चेंज हो रहा है, ड्रेनेज पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है, लैंड क्वालिटी में क्या चेंज है, इंक्लूडिंग द इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि अगर हम लैंड में वेस्ट डिस्पोज कर रहे हैं तो उससे लैंड की क्वालिटी में क्या असर पड़ेगा। शोर लाइन, रिवर बैंक कैसे चेंज हो रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बायोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन, ट्री कटिंग एंड श्रिंकेज ऑफ एनिमल हैबिटेट। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। साथ ही साथ एक्वेटिक स्पीशीज भी अगर हम देखेंगे, अगर वहां पर कोई इस तरीके की है तो, ठीक है, ड्यू टू कंटेमिनेंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स, यानी कि इनकी वजह से हमारे फ्लोरा फौना इंक्लूडिंग द एक्वेटिक स्पीशीज पर क्या असर पड़ रहा है। रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। एंडेमिक स्पीशीज जो है, माइग्रेटरी पाथ्स एंड रूट्स ऑफ द एनिमल्स, उस पर क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर देखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग ग्राउंड है वहां पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक, सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि इंपैक्ट ऑन द लोकल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द डेमोग्राफिक चेंजेस। लोकल कम्युनिटी पर क्या असर पड़ रहा है, डेमोग्राफिक चेंजेस पर क्या असर पड़ रहा है। अगर इकोनॉमिक स्टेटस की हम बात करते हैं तो लोगों की जो हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ने की वजह से क्या असर हो रहा है। तो ये सारा का सारा जो है बेसिकली आपका इन चीज़ों में देखा जाता है। ठीक है, और दिस इज बेसिकली योर बेसलाइन डेटा, आप कहते हैं बेसलाइन डेटा से मेजर करेंगे और उसके बाद आप ये सारा का सारा जो इम्पैक्ट है उसकी हम बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बेसिकली जो है 4 पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन कर लिया। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है दैट इज स्क्रीनिंग, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या किसी प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस जरूरी है या नहीं है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए जरूरी है वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप वहां पर से जरूर देख लीजिएगा।
दूसरा होता है स्कोपिंग। स्कोपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस की डिटेलिंग करनी है, किस किस तरीके से करी जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद तीसरा है बेसलाइन डेटा। बेसलाइन डेटा कलेक्ट करके रखना है कि एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन जो है आइडेंटिफाइड एरियाज के, उनके बारे में बात करेंगे। इसके बाद इंपैक्ट प्रेडिक्शन कि किस किस जगह पे जो भी स्पेसिफिक एरिया है उस पर कितना असर पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप के बारे में हमने बात कर ली है। बाकी जो इसके स्टेप्स रहेंगे उनके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर रहेगा, 4-5 पार्ट में हम इसको कवर जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस जो है वो मिल जाएंगे। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू इस कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में आपको कोई भी अगर टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर दैट इज 9498086380 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।